हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। एंड पिछले क्लास में जैसे कि हम इस चैप्टर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स के पढ़े थे। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आपको जो भी नीट है या कोई भी एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। डार्विन थ्योरी हो गया, क्या इंसान सच में एक मंकी से मिलकर बना हुआ है, ये सारे आंसर्स के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो अपनी नोटबुक को खोल लीजिए, अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिए और पेन पेंसिल उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले किए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ थ्योरी अपनी पढ़ी थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी इस चैप्टर के लिए। होप सो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट आर द एविडेंस और फॉर एवोल्यूशन। क्या एविडेंस है फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशंस के कि एवोल्यूशन हुआ है, क्या एविडेंस है इन चीज़ के। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ indeed taken place on earth has come from many quarters. Evidence that evolution of life form has need take place on earth has come from many quarters. Fossils are remain of hard part of the life form found in a rocks. जो फॉसिल्स हैं, अगर आपने पढ़ रखा है कि जो फॉसिल्स हैं उनके हार्ड पार्ट्स मिले हुए हैं लिव फॉर्म में, फाउंड इन अ रॉक्स में हमने उनको पाया है। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट, ज़्यादातर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलते हैं। वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, different ages rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of particular sediment. तो different ages के जो rock हैं, sediments हैं, उनमें different life form of the fossils मिलते हैं who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to the modern organism. कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो सिमिलर दिख रहे होते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो ये ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटेंट हो गया है, वो गायब हो गया है। जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल इज़ अ डायनासोर ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट dinosaur. The study of the fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they exist. अगर हम fossils को study कर रहे हैं different sedimentary layers पे और तो वो हमें क्या indicate करता है, geological period in which they exist. जिस geological period में वो रहते थे वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। The study shown that the life form varied over a time and certain life form are restricted to certain geological time span. The study shown that, study हमें ये दिखाती है life form varied over a time, जो अपनी जो लाइफ है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्शन टू द सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पान एंड हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजेड एट अ डिफरेंट टाइम इन अ हिस्ट्री ऑफ अ अर्थ। न्यू तरीके की लाइफ जो है वो फॉर्म हुई है, अराइज हुई है डिफरेंट टाइम इन अ हिस्ट्री ऑफ स्पान में। हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट अ डिफरेंट टाइप इन अ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड द फेलोलॉजिकल एविडेंस। और इन सारी चीज़ों को जो हिस्ट्री में एविडेंस मिले, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैज़ अराइज एट अ डिफरेंट टाइम इन अ हिस्ट्री of our earth, all these is called the paleontological evidence. जो लाइफ नई फॉर्म हुई और अराइज हुई डिफरेंट टाइम्स में, हिस्ट्री में, इतिहासों में अर्थ पर, उन सब चीज़ों को हम, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। आपसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आपको अभी और आगे चलकर, और जब आप कोई कुछ भी करेंगे नीट में तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आगे जाके आप कुछ भी करते हो, ग्रेजुएट करते हो, पीजी करते हो, उसमें ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो इस चीज़ को याद रखना है। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ द रेडियो एक्टिव डेटिंग एट द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोड्यूसर्स?
ये जो है मैंने वैसे अपने जो नोट्स हैं उसमें मैंने ये लिख रखा है, लेकिन आप अपने आप से इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। Embryological support for evolution was also proposed by the Ernest Haeckel. That name is very important. Embryological support for evolution जो है वो किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, based upon the observation of the certain feature during the embryonic stage common to all vertebrate that are absent in adults. ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो था वो किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। एंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो थी वो सारी चीज़ें कॉमन थी, सारे वर्टिब्रेट में वो चीज़ कॉमन थी जो कि एडल्ट में एब्सेंट हो गई। एडल्ट में जाते जाते वो चीज़ एब्सेंट हो गई, ख़त्म हो गई। एम्ब्रियोनिक टाइम पे वो चीज़ प्रेजेंट थी, लेकिन जब तक वो चीज़ें बड़ी हुई तब तक उसमें से वो सारी कुछ चीज़ों का एब्सेंट हो गई। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। For example, embryo of all vertebrate including human develop a raw vestigial gill slit just behind the head but is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. अगर vertebrates का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उनमें ये चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ये कुछ चीज़ें जो ऑर्गन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर कहीं पर भी अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे रहा है ये कि जो वेस्टिजियल गिल स्लिट होती हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी होती हैं। हेड के बिहाइंड जो होती है, जो हेड होता है उसके बिहाइंड आपको मिलती हैं ग्लिल्सिड, लेकिन ये सिर्फ वर्क फिश में ही कर रही होती हैं। लेकिन ग्लिल्सिड जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है वर्टिब्रेट तो सब में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये एडल्ट हो जाती हैं तो उनमें से ग्लिल्सिड जो होती हैं वो चली जाती हैं, सिर्फ फिश में ही ये रह जाती हैं। नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, लेकिन ये किसी अदर मतलब सिर्फ फिशेस को छोड़ के वो एडल्ट होती हैं तब भी उसमें ग्लिल्सिड रहता है, लेकिन और जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एडल्ट वर्टिब्रेट्स में ये देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर दिस प्रपोजल वॉज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुली स्टडी परफॉर्म बाय द अर्नस्ट वॉन बेयर, और ये जो प्रपोजल है इसको भी डिस्प्रूव्ड कर दिया गया था, केयरफुली स्टडी किया। किसने किया था? कैरल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। He noted that embryo never passed through the adult stage of the other animal. उन्होंने कहा he noted that embryo never passed through the adult stage of the other animals. That line is very important, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी कि अगर किसी साइंटिस्ट ने ये वर्क किया तो एक साइंटिस्ट ने आकर उस चीज़ को अगर डिस्प्रूव किया है तो किस चीज़ के लिए किया है ये याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो द सिमिलैरिटी। अगर कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी की बात करें और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सिमिलैरिटी शो करती हैं। एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एक्सटेंड ईयर अगो। डिफरेंस सम अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द टुडे, जो आज के ऑर्गेनिज्म हैं और जो एक्सटेंट हो गए उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई देती हैं मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन आपको याद रखना है, एंड दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रपोज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कैसे किया था? उन्होंने कहा कि जितने ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे जैसे वर्टिब्रेट बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये एब्सेंट हो जाती हैं चीज़ें। उन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया? एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने एम्ब्रियो हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जितने एम्ब्रियो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो, उनमें रॉ ऑफ वेस्टिजियल ग्लिल्सिड्स होती हैं हेड के बिहाइंड, हेड के पीछे, बट इन फंक्शनल ऑर्गन सिर्फ ये फिश में ही रह जाता है। ये जैसे जैसे जो है वो वर्टिब्रेट
एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इनके पास ग्लिसिड नहीं रह जाती। दिस प्रपोजल वॉज डिस्प्रूव्ड एंड केयरफुली स्टडी परफॉर्म बाय द कर्नेस्ट हैकल ऑफ द बेयर एंड ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। उन्होंने कहा कि जो एम्ब्रियोज हैं वो नेवर पास थ्रू द एडल्ट्स, वो कभी एडल्ट्स में पास नहीं होते स्टेज ऑफ द अदर एनिमल्स में। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकली की बात करें, सो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज एक्सटेंडेड ईयर अगो। फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड द लिविंग मॉडर्न ऑफ डे country counterpart organism like a crocodile and a birds. Such similarity can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. जो common ancestors हैं वो similarities को show करते हैं या नहीं share करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। For example, whale, bats and cheetah and human all mammals share similarity in the pattern of bones of forelimbs. जैसे कि अगर हम बात करें, ये सिमिलैरिटी पूछी जा सकती है क्योंकि एग्जाम्पल में लिखी हुई है। जो वेल होती है, जो बैट्स होते हैं, जो चीता हैं और जो ह्यूमन है, ये जो ऑल मैमल्स हैं, इनमें एक ये सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं। दैट सिमिलैरिटी इज़ व्हाट, कि ये जो पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्स होती हैं, इनकी सबकी सेम होती हैं। ठीक है, थ्रू ऑल दोज फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स। लेकिन उनके जो उनका स्ट्रक्चर है, जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, वो तो सेम है, सिमिलर है, बट वो फंक्शन डिफरेंट टाइप के परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऑल ऑफ देम हैव अ ह्यूमरस, सब में ह्यूमर होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल्स होती हैं, फिंगर होती हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, फेलेंजेस होते हैं इन देयर फोरलिम्स। Hence, in these animals, the same structure develop along the different direction. Same structure जो है वो develop होते हैं along the different directions में due to the adaptation to the different needs, क्योंकि वो चीज़ों को adapt करते हैं for different needs के लिए। सबकी अपनी अपनी need है और वो अपने अपने need के लिए चीज़ों को adapt करते हैं। adapt in the sense लेते हैं, ठीक है, उसको एक्वायर करते हैं। दिस इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द होमोलोगस। होमोलोगस का मीन्स क्या होता है? जिनका फंक्शन डिफरेंट है। दोज जिनका होमोलोगस का मीन्स होता है, होमो का मीन्स होता है व्हाट, जिन मतलब फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। दीज आर कॉल्ड द होमोलोगस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। Homologous indicate the common ancestry and other example are the vertebrate are the heart or a brain in क्या दिक्कत है? Plant also the thorn and the tendrils of the bonjovilla, that is also very important example। ये पूछा जाता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी ये चीज़ होती है। जैसे सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं कि जितने भी चीता है, बैट है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें सबके जो फोरलिम्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन वो दिखते सेम है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, वो चीज़ है। लेकिन ऐसे ही प्लांट्स में यहाँ पे बताया गया, जैसे थॉर्न हो गया, टेंड्रिल्स ऑफ द बोंजोविला हो गया, कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉजी, ये होमोलॉजी को शो करता है। बोंजिला का ये थॉर्न हो गया, कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो होमोलॉजी को शो करती है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे ही बेस्ड होती है। वेयर एज एनोलॉजी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पर क्या होता है, होमोलॉजी में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही होता है, वेयर एज जहाँ पे एनालॉजी जो होती है वो रिफर होती है सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड ऑफ अ बर्ड लुक अलाइक। जैसे कि अगर बात करें विंग ऑफ बटरफ्लाई की और बर्ड्स के विंग्स की, तो वो एक जैसी दिखाई देती हैं। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, ये एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होती हैं स्ट्रक्चर के थ्रू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन ये परफॉर्म क्या करती हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं।
आगे आप क्या पढ़ के आ रहे हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, वो एनाटॉमिकली सिमिलर हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ रहे हो एंड दैट इज़ व्हाट द एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता है लेकिन जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। डाइवर्जेंट में आपको याद रखना है, डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट में आपकी क्या हो रहा है, जब डाइवर्जेंट का मतलब है कि फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सेम है, ठीक। जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सिमिलर परफॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग द सिमिलैरिटी। अदर एग्जाम्पल एनालॉजी आर द, इसका कन्वर्जेंट का और डाइवर्जेंट का दोनों का आपको जो है एग्जाम्पल याद रखना है। और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसको एक जगह पे साइड में एनसीईआरटी के लिख लीजिए कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, उसको लिखिए कि जो फंक्शन होते हैं उसके वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं लेकिन जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कन्वर्जेंट में लिखिए कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन एनाटॉमिकली वो सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस। अब कन्वर्जेंट का जो एग्जाम्पल यहाँ पे ये दे रहे हैं एनालॉजी का, दैट इज़ व्हाट द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल ऑफ द flipper of the penguin and dolphin. One can say that it is a similar habit that has resulted in the selection of similar adaptive feature in different group of the organism but toward the same function. इनका सबका जो है सिलेक्शन ऑफ सिमिलर वो एडेप्टिव फीचर जो है लेकिन इनका फंक्शन सेम है लेकिन ये दिखते सिमिलर नहीं है। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। जो स्वीट पोटैटो है वो आपका रूट मॉडिफिकेशन है और वहीं पे जो पोटैटो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। इज अनदर एग्जांपल फॉर द एनालॉजी। तो ये जो एनालॉजी के आपके दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक आइज ऑफ ऑक्टोपस दे रखा है, एक मैमल दे रखा है, एक फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दे रखी है एंड आफ्टर दैट ये बताते हैं हाउ कैन से दैट इट इज सिमिलर हैबिट and at resultant in selection of similar adaptive feature in different group of organism but toward the same function. Then आपका एक सेकेंड वाला जो है वो हल्का सा जूलॉजी से हटका है, ये बॉटनी के टाइप में आपको ये एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन, अगर हम बात करें इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट की सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू द कॉमन एंसेस्ट्री। These biological similarities point to the same shared ancestry as a structural similarities among the diverse organism. In the same line of argument, similarity in protein and genes performing a given function among the diverse organism give clue to the common ancestry. जिनकी सिमिलैरिटी प्रोटीन में सिमिलैरिटी है, जीन परफॉर्म कर रहे हैं गिवन फंक्शंस पे, अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू द, तो ये क्लू देते हैं कॉमन एंसेस्टर्स के कि ये एक दूसरे के कॉमन एंसेस्टर्स हैं। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as a structural similarity among the diverse organism. Man has breed selected plants and animal for agriculture, horticulture, sport and security. Man has domesticated many wild animal and crops. This is intensive breeding program has created breed that different from other breed. दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करता है ब्रीड दैट डिफरेंट फ्रॉम द, जो अदर ब्रीड से डिफरेंट है, जिसकी ब्रीड ही अलग है, जिसकी जात ही अलग हो गई है, दैट इज़ ब्रीड, ठीक, जात। एंड व्हाट, डॉग का जैसे कि बात करें, उनकी सबकी ब्रीड ही अलग होती है। एक आपको किसी को तो डॉग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि ये इस ब्रीड का डॉग है, ये इस ब्रीड का, ये इस जाति का डॉग है, ये इस जाति का डॉग है, तो व्हाट, बट स्टिल आर ऑन द सेम ग्रुप, लेकिन वो हैं तो कुत्ते ही ना। जात चाहे जितनी अलग कर लो, ब्रीड चाहे जितनी अलग कर दो, कितनी भी ग्रीड बना लो, ब्रीड बना लो, लेकिन बात तो आ रही है ना कि कुत्तों की बात हो रही है तो वो सेम ग्रुप में ही। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ विद इन द 100 of year मैन कुड क्रिएट अ न्यू ब्रीड, यहाँ पे कहा गया है इफ विद इन द 100 of year मैन कुड क्रिएट अ न्यू ब्रीड, मैन एक नई जात बना सकता है
कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, तो क्या नेचर जो है वो मिलियन ऑफ ईयर में ये सेम प्रोसेस नहीं कर सकती? इस चीज़ का आंसर आई वॉन्ट इन माई कमेंट सेक्शन. Another interesting observation supporting evolution by the nature selection come from the England. देखो ये जो चैप्टर है बेसिकली आपको जूलॉजी तो है ही, बट ये आपको बहुत कुछ सिखाता है जो लोगों के एक नॉर्मल क्वेश्चन माइंड में रहता है कि कैसे आए, कैसे क्या हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ. तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से क्लियर होते हैं. तो बेसिकली ये आपका एक कॉमन नॉलेज है, एक जनरल नॉलेज जैसा चैप्टर है, आपको ये आना ही चाहिए. और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है. कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, एंड डार्विन थ्योरी क्या है, एंड आगे चल के ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी एंड ऑल. और इसमें बस एग्जाम्पल जो एनालॉजी एंड होमोलॉजी के दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है. बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं. ठीक है. अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाई दी सपोर्टिंग एवोल्यूशन में. नेचुरल सिलेक्शन जो आया वो इंग्लैंड से आया. इन द कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850 सेंचुरी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे वर मोर वाइट विंग मॉथ्स. उनको देखा गया कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं थी तो देखा गया कि जो वाइट विंग मॉथ्स थे, ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे वर मोर वाइट विंग्स. वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट विंग मॉथ्स थे ऑन अ ट्री. देन डार्क विंग, जो डार्क विंग थे एंड मेलाइन मॉथ थे. हाउएवर द कलेक्शन कैरीड आउट फ्रॉम द सेम एरिया. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तो वाइट विंग मॉथ्स पाए गए थे ट्री पे. लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो उनमें डार्क विंग और मेलाइन, जो मेलाइन मॉथ्स थे वो ज़्यादा देखने को मिले. In 1920 there was a more darkened wing moths in the same area. और 1920 में और डार्क विंग उनकी हो गई और काले काले से हो गए. द प्रोपोर्शन वॉज रिजर्व. ठीक है. तो इंग्लैंड से एक सपोर्टिव ऑब्जर्वेशन, एक इंटरेस्टिंग, एक सपोर्टिव एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन से आया. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कहाँ से आया, दैट इज़ इंग्लैंड से आया. और उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि 1850s में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं थी, तो जो मॉथ्स थे उनकी वाइट विंग्स थी, वो सफ़ेद कलर की उनकी पंख थी. दैट्स मीन दिस. लेकिन वो जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो वो डार्क विंग्ड हो गए. ठीक है, सेम एरिया. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920 देयर वॉज अ मोर डार्क विंग मॉथ इन द सेम एरिया. द पोर्शन वॉज रिजर्व. ठीक है. अब देखो, अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जो मैन है, जो चीता है, जो वेल है, जो बैट है, उनमें सब में सारी जो, जैसे हम लोग में अल्ना होता है, रेडियस होती है, ह्यूमरल होती है, जितनी भी पार्ट फेलिंजल फेलिंजल फिंगर, जो ये फेलिंजल वाली बोन होती है, ये होती है, सारी चीज़ें इनमें भी पाई जाती हैं. इसमें भी पाई जाएंगी वही चीज़ इसमें, वही चीज़ इसमें. लेकिन इनका सबका ये दिख तो सेम रहे हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ होमोलॉजी, दैट इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है. और जहाँ पर ये सिमिलैरिटी ना दिखाई दे लेकिन वो काम एक ही कर रहे हो, दैट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. तो इतना आपको याद रखना है इसमें, इस पन्ने में. अब आते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, द फिगर शोइंग वाइट विंग मॉथ, दैट इज वाइट, एंड डार्क विंग मॉथ, दिस मेनलाइज्ड ऑन द ट्री ट्रंक इन द अनपॉल्यूटेड एरिया. जब पॉल्यूटेड एरिया नहीं था तो वो ऐसे थे, जब एरिया पॉल्यूट हो गया तो वो ऐसे हो गए. ठीक है. Explanation put forward for this observation was that predator will be spot a moth against the contractive background. During the post-industrialization period, the tree trunk become dark due to the industrialization, smoke and soot. क्योंकि जो ट्री का जो ट्रंक था वो ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्मोक की वजह से, सूट की वजह से वो डार्क हो गया, काला हो गया. अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन की वजह से जो वाइट विंग मॉथ्स थे डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द प्रीडेटर. इस वजह से, प्रीडेटर की वजह से यहाँ पर वाइट विंग मॉथ जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे. मतलब नेचुरल जो नेचर था उनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो नेचर में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे. डार्क विंग एंड मेलाइन मॉथ सर्वाइव. लेकिन जो डार्क विंग थे
और जो मिलाइन मॉथ थे वो सर्वाइव कर रहे थे, मतलब कि नेचर में वो सेलेक्ट हो जा रहे थे। जैसे कि हमने जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी पढ़ी, वो थ्योरी हमें यही कहती है ना कि हम नेचर में अलग अगर सेलेक्ट हो गए तो हम नेचर में, हम सोसाइटी में सर्वाइव कर ले जाएंगे। अगर हम नेचर में ही सेलेक्ट नहीं हो पाए तो हम सोसाइटी में क्या सर्वाइव करेंगे। ठीक है, वही सेम बात यहाँ पे बोली गई है कि जब पोल्यूटेड एरिया आया तो पोल्यूटेड एरिया की वजह से क्या हुआ, जो वाइट विंग्स मॉथ थे वो नहीं सर्वाइव कर पाए और जो डार्क विंग मॉथ थे वो सर्वाइव कर ले गए। ठीक, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लीचेस कवर्ड द ट्री। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लीचेस जो थी वो पूरे ट्री को कवर किए रहती थी। In that background, the white wing moth survived, but the dark color moth were picked up by the predator. तो बैकग्राउंड में जो थे वो वाइट विंग मॉथ जो हैं वो छुपे रहते थे, तो वो सर्वाइव कर लेते थे, और जो डार्क कलर मॉथ होते थे उनको प्रेडेटर खा जाते थे। ठीक, डू यू नो दैट द लीचेस कैन बी यूज एज इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन इंडिकेटर। आपको पता है कि जो लीचेस लाइकेंस हैं, आपका जो लाइकेन है, सॉरी लीचेस पढ़ दिया, लाइकेंस जो है आपका वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन इंडिकेटर है। या आप सर्च करेंगे और इसको, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को एक बार सर्च कर लिया करें। दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड। ये वहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन होता है। हो सकता है आपसे मैंने कहा हो कि कोई क्वेश्चन आप ढूंढिएगा और लिखिएगा और फिर उसके आगे हम वही पढ़ा रहे हो, क्योंकि शायद बहुत सारी एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन भी करती है और वही आंसर भी करती है। ठीक है, तो जो समझ जाएगा वो लिख देगा, जो नहीं समझ पाएगा वो गूगल करेगा लेकिन लिखेगा। ठीक है, दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड। वो उस एरिया में ग्रो नहीं करती जो पोल्यूटेड होता है। हेंस मॉथ दैट वर अनएबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ हाइड इन द बैकग्राउंड। मॉथ जो है वो अपने आप को खुद से बचाने की कोशिश करता है, वो बैकग्राउंड में अपने आप को हाइड कर लेता है सर्वाइव करने के लिए। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्ट बाय द फैक्ट दैट एरिया वर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर। तो दिस अंडरस्टैंडिंग ये बताता है कि सपोर्ट बाय द फैक्ट दैट द एरिया वर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर इन रूरल एरियाज। द काउंट ऑफ द मेलानिन मॉथ वॉज लो। This shown that the mixed population, those melanin moth was low. This shown that the mixed population that can better adapt, survive and increase population size. Remember that no variant is complete wiped out. Similarly, excess use of the herbicides, pesticide, etc. has only resulted in selection of restricted variety in much lesser time scale. This is also true for the microbe agent which were employ antibody and drug against eukaryotic organism cells. The restricted organism cells are appearing in the time of the anthropogenic action, and this is also tell us that evolution is not a directed process of the sense of determinism. It is a sorting process based on the chance event in the nature and chance mutation in the organism. Evolution जो होता है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है और उसके साथ साथ वो म्यूटेशन पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में कैसा म्यूटेशन हो रहा है। In our next lecture we are discussing what is the adaptive radiation and adaptive radiation and this may be the biological evolution, ये हम उसमें पढ़ेंगे। एंड आफ्टर डैट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद जो हार्डी-विवर प्रिंसिपल इसमें आएगा। हार्डी-विवर प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इस चैप्टर से, तो ज़्यादा एक साथ कवर नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कवर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करने की और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। एग्जाम्पल काफ़ी दे रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलॉजी, एनालॉजी, इन सब चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने बात करी है मॉथ्स वाले में, उसमें बेसिकली यही है कि जो नेचर में सेलेक्ट हो रहा है वो सर्वाइव कर ले रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था तो वाइट मॉथ थी, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पोल्यूशन बढ़ गई तो वहाँ पर डार्क मॉथ आ गई।
क्यों? क्योंकि जो पहले जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो लाइकेन जो था वो पूरे ट्री को कवर किए रहता था, तो जो वाइट मॉथ होती थी वो बैकग्राउंड में छिपी रहती थी। लेकिन जो जब पोल्यूशन बढ़ा तो वो चीज़ डार्क हो गई, तो वाइट वाली अब अपने आप को किस चीज़ से छुपाएं, तो उसको प्रेडेटर ने खा डाला, जिसकी वजह से आगे चल के जो डार्क मॉथ्स होते हैं वो सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। तो बात ये है कि अगर आपको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, अगर आपको इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रहा है, देन आप सरवाइव कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि आप नेचर में सेलेक्ट होने के लिए आपको कुछ करना ना पड़े और आप किसी के पीछे बैठ के हाइड होकर अपनी ज़िंदगी जीते रहें, तो वो प्रेडेटर आपको खा जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में बैठकर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही, तो एक दिन वो चीज़ हट जाएगी और वो जो पीछे है बैकग्राउंड की चीज़, वो चीज़ दिखाई देगी। लेकिन जो डार्क वाले थे वही सरवाइव करेगा, जो पूरी तरीके से डेडिकेशन तरीके से वहाँ पर रह रहा है और उस तरीके से अपने आप को ढाल रहा है। वो उस तरीके से आप सामने हो, लेकिन वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप सरवाइव कर ले रहे हो, तो आप सरवाइव कर ले जाओगे, आपको कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप किसी के पीछे बैठे हुए हो, एक दिन वो चीज़ हट गई बिकॉज ऑफ एनीथिंग, देन आपका क्या होगा? आप तो सामने आ गए और आपने सरवाइव करना सीखा नहीं, तो आपका क्या होगा? आप गायब ही हो जाओगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। एंड दैट इज़ व्हाट हियर कॉन्सेप्ट इज। एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें। मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में आपको डिफरेंस याद करना है। एनालॉजी होमोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, चीता हो गया और बैट हो गए, इनमें सब में क्या फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन सिमिलर दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में मॉथ वाला थोड़ा सा देख लेना। और हाँ, ये बॉन्जोबिला वाला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। डायनासोर का एग्जांपल अभी हमने पढ़ाया, वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है फॉसिल आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो देखने को नए भी फॉसिल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रहे होते हैं। एग्जांपल हमने डायनासोर दिया था। यही सारी चीज़ें आपको इन 3 पेजेस में रिवाइज करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे, देन आप उसको रिवाइज करिएगा। एंड नोट्स तो मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे, क्वेश्चन भी मैं इसके लाऊंगी, बट अभी हम इसके पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक मिनट बताती हूँ। खोल देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बाद आपका बच रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम के बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये अपना पूरा जो है आपका इकोलॉजी का पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। और जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इस पे, सारे जो भी बोर्ड नीट जो भी है जिस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो मैं कराऊंगी। तब तक के लिए इतना। और उसके बाद जो आपके जो चैप्टर बच रहे होंगे वो आपका बच रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 4-5 जो चैप्टर हैं ये काफ़ी हाई वेटेज रखते हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ना है। इस वजह से जो पहले कम वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्लास 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, याद करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा ये कभी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। बाय बाय।